Hello everyone, this is me Maham and you are with BioBytes, your daily dose of biology. So I hope you all are doing well and today we are going to start a new chapter, that is enzymes. So in this chapter we are going to learn a little bit different things that are already included in the Sindh board, and I'm completely following the syllabus of PMDC. So without wasting the time, I want to move towards the lecture. Okay, so in this chapter I'm providing you a little bit outline of here that what we are going to learn. Okay, so the very first thing that we are going to learn is about the introduction. Okay, I want to introduce the chapter over here, and also little bit I want to talk about the enzyme activity, that how, what is the enzyme, how it works. ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी जर्नल हम इस पर यहाँ पर वर्क पर डिस्कशन करेंगे. सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एंजाइम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करता है और तभी जाकर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है. ठीक है, हम ये कम्प्लीटली पढ़ेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं. ठीक है, पीएच के, टेम्परेचर के और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. तो वो फैक्टर्स क्या क्या हैं उनको हम डिफाइन करेंगे कि वो फैक्टर्स क्या हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं. ठीक है, अफेक्ट कर रहे होते हैं. Okay, so now another factor that we are going to discuss is the inhibitors. ठीक है, इनहिबिटर्स भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करना स्टार्ट कर लेंगे ताकि एंजाइम अपना वर्क ना कर पाए. ठीक है, उसके बाद इनहिबिटर्स के बाद जो है हम पढ़ेंगे एंजाइम क्लासिफिकेशन. ठीक है, एंजाइम्स की बहुत सारी क्लासेस भी हैं उसके फंक्शन के हिसाब से, उसकी नेचर के हिसाब से. ठीक है, तो एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे और दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये आ भी सकता है एमसीक्यूज. इसमें से एक दो एमसीक्यूज आ सकते हैं, कोई इस पर डिफरेंट किस्म की जो है हम पढ़ेंगे. कुछ इम्पोर्टेंट हैं क्लासेस उसकी. उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कोफैक्टर्स. ठीक है, कोफैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम के साथ मिलकर काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प आउट करते हैं. ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट आउटलाइन. अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइम की बेसिक टर्म कि एंजाइम है क्या. ठीक है, एंजाइम का ये जो टर्म है वो किस लैंग्वेज से लिया गया था. एंजाइम जो है एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है या टर्म है, कह सकते हैं. ठीक है, एंजाइम का जो EN आप पोर्शन देखते हो इसकी मीनिंग है इनसाइड. ओके, और ये जो आप जाइम देखते हो, ये जाइम, इसकी मीनिंग थी यीस्ट. अब कहानी कुछ इस तरह से थी कि एक दफ़ा एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक विल्हेम कोन. ठीक है, इसने 1878 में इसने ये देखा कि एंजाइम्स जो है वो एक मतलब ऐसी चीज थी यीस्ट के अंदर. यीस्ट क्या कर रहा था, वो शुगर को इजीली कन्वर्ट कर पा रहा था अल्कोहल में. ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही थी. तो इस चीज़ को ही वॉज बिट सरप्राइज कि अल्कोहल कौन सी थी, वो भी इथेनॉल थी. ठीक है, इथेनॉल मतलब कि ग्लूकोज जो ग्लूकोज था वो कन्वर्ट हो रहा था इथेनॉल में, इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं. ठीक है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा था. अब ये इस चीज़ को इसने नोट डाउन किया. तो
तो इस वजह से जब उसने नोट किया कि कैसे शुगर जो है अल्कोहल, जो चीज़ अल्कोहल से बन रही है, तो इट मीन्स कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि डायरेक्ट शुगर को कन्वर्ट करी अल्कोहल में, मतलब ग्लूकोज को कन्वर्ट करी एथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है साथ में। तो कोई ऐसी चीज़ है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ही नेम्ड और पॉइंट द टर्म इंजाइम, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो कि इनसाइड द यीस्ट देखी गई, ठीक है। और इसका नाम था, जो एंजाइम एक्चुअली इसे कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है, उसका नाम भी था जाइमेस। ठीक है, जाइमेस नाम था, जो एक्चुअली यीस्ट के अंदर देख रहा था कि कन्वर्ट करना शुरू कर रहा था शुगर, और शुगर को अल्कोहल में, और अल्कोहल से जो है ना वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों चीज़ें रिलीज हो रही थी शुगर से कन्वर्जन के बाद। तो इसने ये चीज़ देखी थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है। तो फर्स्ट टाइम जो एंजाइम है वो हमें यीस्ट से मिला था, इससे इंफॉर्मेशन मिली थी। लेटर ऑन हमने फर्दर फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सर्च करना स्टार्ट किया था कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, और कौन कौन से केमिकल रिएक्शन थे। तो सबसे पहले ये जो आपने चीज़ देखी यहाँ पर, ये केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसका नाम है फर्मेंटेशन प्रोसेस हुआ, ठीक है। फर्मेंटेशन हुई थी जिसकी वजह से, फर्मेंटेशन में हमेशा शुगर जो है वो हमें रिलीज कर देती है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को कहते हैं, जब ग्लूकोज कन्वर्ट्स इन इथेनॉल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन प्रोसेस हमें इजीली जो है वो जाइमेस के अंदर नजर आया था, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इसका नाम भी रखा गया था एंजाइम। एंजाइम जो है हमें पता है कि इट इज कॉल्ड द बायोकैटलिस्ट, ठीक है, बायोकैटलिस्ट। अब बायोकैटलिस्ट हम किसको कहते हैं, जो कि बेसिकली हेल्प आउट कर रहे होते हैं। कैटलिस्ट ही जो होते हैं ना वो हेल्पर्स होते हैं, दे आर काइंड ऑफ द हेल्पर्स, ठीक है। अब ये हेल्पर्स भी कुछ ऐसे टाइप के हैं कि ये चाहेंगे कि हम सिर्फ हुक्म चलाएं पर कोई काम ना करें। तो ये एंजाइम भी ऐसा ही कोई चालाक एक हमारे पास है, जो कि वो क्या करेगा कि वो कहेगा कि नहीं, मैं तो खुद को यूटिलाइज नहीं करूँगा, ठीक है, जो भी करना है आप चीज़ें दो, मैं उसको कन्वर्ट करके दे दूंगा, बाकी मैं खुद को कभी यूटिलाइज नहीं करूंगा। और फिर उसको एक बड़ा सा ताज भी हमने दे दिया, जिसका बड़ा सा ताज में हमने उसे बायोकैटलिस्ट का टर्म दे दिया, ठीक है, टाइटल दे दिया कि भाई ये तो अगर ये नहीं होगा तो हमारी मेटाबॉलिज्म का कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा टाइम पर, ठीक है। तो एंजाइम जो है वो बेसिकली बायोकैटलिस्ट हैं। बायोकैटलिस्ट का मकसद ये है जो कि हेल्पर्स होते हैं एक किस्म के। मैं आगे चलकर आपको एलाबोरेट करती हूँ कि कैसे हेल्पर्स हैं, वो कैसे हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी हम कंपोजिशन पर फोकस करें तो बेसिकली ये कहा जाता है कि एंजाइम्स जो है ना वो ऑलमोस्ट ऑल आर द प्रोटीनेशियस नेचर, ऑलमोस्ट ऑल आर प्रोटीनेशियस नेचर, ठीक है, प्रोटीनेशियस नेचर, प्रोटीनेशियस नेचर। सी यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पर एलाबोरेट करनी चाहिए, वो ये कि प्रोटीन, जब आप बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ पर प्रोटीन्स हमने 3 किस्म की पढ़ी थी, बल्कि 4 किस्म की पढ़ी थी, ठीक है। एक तो सिंपल चेन्स में पढ़ी थी। इस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को क्या कहते हैं, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, राइट, प्राइमरी स्ट्रक्चर। और जो सेकंड हमने पढ़ा था वो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था, और इसका नाम क्या था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, राइट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बट एक और हमने पढ़ा था वो कुछ इस तरह से था, बहुत ही फोल्डेड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इतना फोल्डेड नहीं है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बट ये कुछ ज़्यादा ही फोल्डेड स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा था, टर्शरी। और क्वाटरनरी जो भी है वो भी इसी के तरीके से है, टर्शरी स्ट्रक्चर। अब जब भी हमारी बात प्रोटीनेशियस नेचर की आती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये थोड़ा सा सोचें कि प्रोटीनेशियस नेचर में भी कौन सी शेप प्रोटीन की, कौन सी स्ट्रक्चर जिसपे वो एंजाइम जो है प्रॉपर्ली वर्क करेगा या फंक्शनल होगा। तो वेदर इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही कंजुगेटेड प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। दिस वन इज द मोस्ट कंजुगेटेड प्रोटीन जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोस्ट फोल्डेड स्ट्रक्चर, ठीक है, कंजुगेटेड प्रोटीन,
ठीक है। तो विच वन इज द फंक्शनल प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो टर्शनरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होंगे वही बेसिकली द फंक्शनल मोस्ट फंक्शनल एंजाइम का स्ट्रक्चर होगा। दिस अगर प्रोटीन इस फॉर्मेट में है तो इट इज नेवर गोइंग टू बी कॉल्ड द एंजाइम। अगर वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है तो अगेन वी आर नॉट गोइंग टू कॉल इट एंजाइम बिकॉज इट इज नॉट हैविंग दैट स्ट्रक्चर। अगर एंजाइम बनना है तो भाई आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए, अदरवाइज आपको कोई हक नहीं है एंजाइम बनने का, ठीक है। ये तो एंजाइम ने अपना रूल बना दिया। ऑलमोस्ट जब ये वर्ड यूज हो गया तो ऑलमोस्ट का, तो ये समझेंगे इस मतलब कि नॉट 100%, 100% नहीं, 100% कंप्लीट एंजाइम जो है दे आर नॉट ऑफ द प्रोटीनियस नेचर, ठीक है। वो प्रोटीनियस नेचर के नहीं है, सिंपल इज दैट, वो प्रोटीन नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास एक जब अचानक से इवन एक और रिसर्च पेश आई तो हमें पता चला कि कुछ ऐसे राइबोन्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो आरएनएस, ठीक है। कुछ ऐसे आरएनएस हैं जो कि बिल्कुल एंजाइम्स की तरह ही एक्ट कर रहे थे, बिल्कुल एंजाइम्स की तरह एक्ट कर रहे थे। तो फिर ये हमें मानना ही पड़ा एनी हाउ कि सारे एंजाइम जो हैं वो प्रोटीनेशियस नेचर के नहीं हैं, ठीक है। तो वो किसने हमें बताया था? ये रिसर्च हमें मिली थी 1980 में, 1980s में ये रिसर्च हुई थी। थॉमस केच एंड सिडनी अल्तमन ये नाम था, ठीक है, साइंटिस्ट का, जिन्होंने हमें बताया कि एंजाइम जो है ना वो आरएनएस भी हो सकते हैं। दे आर नॉट कंप्लीटली प्रोटीन्स, ठीक है। आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड तो है, आप कहोगे कि भाई राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स ही प्रोटीन्स बनाती हैं। ओके आई एम एग्रीइंग कंप्लीटली, बट ये भी चीज नोट डाउन करें कि वो एसिड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि कुछ हमारे पास एसिड्स भी हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो कि वो भी फंक्शनल है एज एंजाइम, वो भी एक काम कर रहा होता है, ठीक है। तो उनमें से मैं एक नाम आपको लिखवा देती हूँ, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, ओके। और सेकेंडली है हमारे पास राइबोन्यूक्लियस, ठीक है। ये दो हैं, याद रखिएगा कि हमारे पास सारे 100% ही प्रोटीन एंजाइम जो है वो प्रोटीन के नहीं बने हुए, बट कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसा भी पार्ट है जो कि हमारे आरएनए के भी बने हुए हैं। सो काइंडली इस चीज को मत भूलिएगा और एग्जाम्पल भी याद रखिएगा कि राइबोसोम और राइबोन्यूक्लियस, ठीक है, इन दोनों ने भी कहा कि नहीं भाई हम भी हैं, वी आर ऑल्सो हेयर, हम भी एंजाइम की तरह काम करते हैं। सिर्फ आप प्रोटीन थोड़ी है कि हम आपको पूरा टाइटल दे दें कि आप जाओ प्रोटीन ऐश करो जाकर के, आप पूरे एंजाइम का आपको ताज पड़ गया है, नेवर। ये इन्होंने ये चीखे थे, बीच में इन्होंने इंटरप्ट किया था कि नहीं हम भी हैं, राइबोसोम भी है, राइबोन्यूक्लियस भी है। ये दो साहब हमारे पास आ गए। Okay, so now here you can see we are going to discuss about the enzymes activity. Okay, enzymes structure first of all, कि वो एंजाइम स्ट्रक्चर कैसे है उसका और एक्टिविटी वो कैसे करता है। So here you can see the structure of the enzyme, that each and every enzyme is actually the molecule. It is actually the protein in nature. So which protein I told you about this, that it could be the protein tertiary structure of the protein. Okay, so in each protein you can see little bit grooves over there. आप देख सकते हो हर एंजाइम में एक किस्म का ग्रूव, मतलब एक गड्ढा होगा, उस गड्ढे के अंदर एक जो भी गैप्स होंगे उस गैप को एक्चुअली कहा जाता है एक्टिव साइट। कि ये एक्टिव साइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ही वही साइट है जो कि बेसिकली सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट करेगी और उसे यहाँ पर ट्रैप करके यहाँ पर रखेगी।
अब वो तो ये है कि एंजाइम कहता है कि भाई मैं तो वडेरा हूँ, भाई मैं खुद को यूटिलाइज क्यों करूँ, मैं तो सिर्फ हुक्म चलाऊंगा। अब सबस्ट्रेट की जो है ना नीयत खराब होती है, वो कहता है कि भाई आज मैं जो आऊँगा तो आज तो एंजाइम को मुझे कम्प्लीटली जो है ना मैं आकर इसे एंजाइम को ख़त्म करके उसका काम जो है ना इसको यूटिलाइज करके जान छुड़ा दूंगा। पर सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम खुद गेम खेल लेता है। अब होता ये है कि ये एंजाइम है उसकी, ये जो आप देख सकते हैं ग्रुप्स बने हुए हैं, इन ग्रुप्स को एक्टिव साइट कहा जाता है। याद रखें कि हर एक्टिव साइट पर ऑलरेडी कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ मौजूद होते हैं, जो कि कभी हो सकता है यहाँ पर कोई अल्कोहल ग्रुप हो, कभी कोई हो सकता है कोई यहाँ पर फॉस्फोरस ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, अब हो सकता है कि क्योंकि एंजाइम के जो है ना अब आगे चलकर हम पढ़ेंगे तो उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी हैं। कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसमें जो कि कम्प्लीटली प्रोटीन है, किसी के साथ जो है कोफैक्टर अटैच्ड है, किसी के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच्ड है, किसी के साथ इनऑर्गेनिक जो है पार्ट भी अटैच है, तो वो ऐसे मिलकर जो है वो रिएक्ट कर रहा होता है सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये इसके पास जो है ना ये भी एंजाइम भी बड़ा चालाक है। वो कहता है कि भाई अगर स्क्वायर शेप में कोई मेरे पास सबस्ट्रेट आएगा तो फिर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि भाई मैं तो फॉलो करता हूँ लॉक एंड की मॉडल को। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल को मैं फॉलो करूँगा। भाई आप अगर आओ तो आपको लाजमी है तो कि आपके पास यही सेम स्ट्रक्चर हो। तो क्या हो रहा है कि अब ये चेक करेंगे, ये है सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट यहाँ पर आएंगे और एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर बाइंड करेंगे तो एंजाइम क्या करता है, अचानक से ये बाइंड हो गए। ठीक है, बाइंड होंगे तो क्या करेगा, इसके सबस्ट्रेट के जो कुछ बने बनाए बॉन्ड्स हैं वो तोड़ना शुरू करके एक नए बॉन्ड्स बनाना स्टार्ट करेगा। क्योंकि एंजाइम का अभी का काम ये है कि इट हैज़ टू क्रिएट द प्रोडक्ट। तो वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट के ऑलरेडी बने बनाए जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसको तोड़ करके चेंज करेगा। और जैसे ही एंजाइम एक्टिव साइट पर आकर सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर अटैच होगा तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इन द सेम वे अब होगा क्या कि एंजाइम ने इसकी मॉलिक्यूल की तोड़ फोड़ कर दी और एक नए मॉलिक्यूल को बना दिए, तो वो प्रोडक्ट सबसे पहले जो है वो तो यहीं पर ही बनता है, एंजाइम की एक्टिव साइट पर ही बनेगा। ठीक है, तो उस एक्टिव साइट को जब एक्टिव साइट पर प्रोडक्ट बन गया होता है तो उसको कहते हैं एंजाइम प्लस प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब तक यहाँ पर सबस्ट्रेट आया था तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था, और यहाँ पर अब प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो गया है। ठीक है, इसको कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब होता क्या है, फिर एंजाइम क्या कहता है, भाई अब तो मैं तो खुद तो यूटिलाइज नहीं होगा, ये लो भाई जहाँ से आए थे वहाँ से चले जाओ, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट फिर वो क्या करता है, रिलीज कर देता है जहाँ पर भी नीड होती है, जहाँ पर भी रिएक्शन की नीड हो रही है तो ये प्रोडक्ट उसने रिलीज कर दिया, और आगे चलकर यही जो है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर लेगा और जो है पर्टिकुलरली जो है एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना वो रिड्यूस कर लेता है इसकी। तो एंड में हमारे पास एक्चुअली बच सकता है ये एंजाइम था। ये एंजाइम आप देख रहे हो कि भाई ये एंजाइम तो आपका कम्प्लीटली इसने अपना प्रोडक्ट जो है वो तो रिलीज कर दिया। अब इसके पास क्या बच रहा है, अब इसके पास कुछ नहीं बचा। जब तक अब न्यू कोई सबस्ट्रेट आएगा तो वो आएगा अगेन इसके साथ रिएक्ट करेगा, एंजाइम फिर से ये रीयूज होगा। ठीक है, पर एंजाइम कभी भी खत्म नहीं होता, वो कभी भी रिएक्शन खुद को यूज नहीं करता। इट नेवर यूटिलाइज इटसेल्फ, क्योंकि भाई इसका काम है, वो कहता है भाई मैं क्यों करूँ, आप आए हो मेरे पास, मैं थोड़ी कि मैं अपने आप को यूटिलाइज करके जान रहा हूँ। भाई आप आए हो, अपने लिए जो है बोर्ड जो है वो चेंज करो, सब कुछ अपना करो और यहाँ पर चलते बनाओ। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, आपको रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना है, हाँ मैं कर दूंगा, बाकी मैं खुद को यूटिलाइज नहीं करूँगा। और ये करके एंजाइम जो है क्या करेगा, अपने आप को रिलीज करके कर देता है। इसलिए ये इसका काम है जो है रिएक्शन में एंजाइम इस तरह से कुछ यूटिलाइज नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। एंजाइम है, एंजाइम क्या करता है, अपने ही साइट्स के मुताबिक सबस्ट्रेट को कैच करता है। तो जैसे ही वो एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाते हैं सबस्ट्रेट, तो उसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है कि वहीं पर ही एंजाइम सबस्ट्रेट के बॉन्डिंग की शुरू कर देगा, तो एंजाइम वहीं पर ही एक प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करता है अपने ऊपर। एंजाइम क्या करेगा, फिर प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है और फिर एंजाइम की एक्टिव साइट अगेन खाली हो जाती है, फिर किसी नो सबस्ट्रेट के वेट में इंतजार करता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो एंजाइम जो है वो बिल्कुल जैसा था वैसा कहीं रह जाता है, तो मतलब कि वो कभी भी खुद को यूटिलाइज नहीं करता।
That is all about the enzymes introduction and the enzymes activity and the structure. In the next video, you can learn about activation energy, autostage